अनु गुस्से से अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहते हुए वो मधु के कमरे की तरफ बढ़ गई और अरमान उसे जाता हुआ देख खुद से ही बोला, ए लड़की है या आफत, पहले तो खुद से मुझसे टकराई, ऊपर से मुझे सॉरी भी नहीं कहा और सुनाकर चली गई नकड़ी की। कहते हुए अरमान कमरे में आया तो सुधा जी भी मधु के कमरे में ही थी। अरमान उनके पैरों को छू आशीर्वाद लिया, फिर मधु को अपने साथ लाया हुआ गुलदस्ता देते हुए बोला, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी ठीक हूं और आपको ऐसी मुस्कुराता हुआ देखकर तो अब और भी ठीक हूं। उसने मुस्कुराकर कहा तो सब हंस पड़े, पर अचानक से उसकी नजर मधु के बगल में बैठी अनु पर गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुधा जी ने जब अनु और अरमान को एक दूसरे को घूरता हुआ देखा तो बोली, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? दोनों ही कुछ नहीं बोले तो सुधा जी बोली, अरमान इससे मिलो, यह अनु मधु की छोटी बहन। अनु बहुत प्यारी है। अरमान उसे देखते हुए मन ही मन बोला, वो तो दिख ही रहा है कितनी प्यारी है। कड़वी करेली कहीं कि न जाने क्या क्या मुझे सुना दिया। अनु भी अरमान को घूरे जा रही थी और न जाने मन ही मन कितनी गालियां दिया जा रही थी। तो सुधा जी अनु की तरफ देखते हुए बोली, अनु यह अरमान मेरी सबसे अच्छी सहेली का बेटा अरमान मलिक, आईएएस ऑफिसर। अनु ने पहले ध्यान नहीं दिया और जब सुधा जी की बातों पर ध्यान दिया तो बेड से गिरते गिरते बची और फिर अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए बोली, आ आईएएस ऑफिसर। अरमान अब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुधा जी अनु को देखते हुए बोली, हाँ आईएएस ऑफिसर, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहाँ मैं कहाँ घबरा रही हूँ, कुछ नहीं हूँ। अनु अपने आप को शांत करते हुए अपने बालों को सही करते हुए बोली, पर अरमान उसकी ऐसी हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अरमान अनु की तरफ देखते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लीजिए, मुझे लगता है आपको इसकी बहुत जरूरत है। अनु ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास ले लिया और पीते हुए मन ही मन बोली, अनु ऐ क्या कर दिया तूने? आईएएस अरमान मलिक को ही सुना दिया। इसने सच में मुझे आज अरेस्ट कर कर लॉकअप में डाल दिया तो मैंने भी न जाने क्या क्या इससे बोल दिया, और अगर इसने किसी को बता दिया तो एक तो बागड़ बिल्ली की शक्ल से ही मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सॉरी बोलना चाहिए या नहीं, क्या करूं? वह यह सब सोच रही थी कि तभी आदित्य भी आया। उसने अरमान को देखा तो उससे हाथ मिलाया और फिर बैठकर बातें करने लगा। अनु भी अब खुद को सहजकर मुस्कुराकर बातें कर रही थी। सुमित्रा जी ने उसे कुछ दिन यहीं पर रुकने को कहा, मधु की भी हेल्प हो जाती। मधु ने भी मुस्कुराकर अनु को देखते हुए कहा, हाँ अनु माँ ठीक कह रही है, तू रुक जा ना, हमें अच्छा लगेगा तुम रहोगी तो। वैसे भी अभी सीखा भी नहीं है, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अनु उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, ओके दी, मुझे भी आपके साथ रहना है। वैसे भी शादी के बाद तो अब आप आती ही नहीं हो और मैं जीजू से भी बहुत नाराज हूँ। ऐ तो बिल्कुल भी आपको कहीं आने जाने ही नहीं देते, तो इस बार मैं ही रहूंगी आपके साथ। मधु ने सुना तो शर्मा कर अपना सिर झुका लिया और फिर सब हंस पड़े। अरमान अनु की तरफ ही देखे जा रहा था और अनु बीच बीच उसे देखकर कभी घबराती तो कभी उसे देखकर मुंह बना लेती थी। एक हफ्ते बाद मधु अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। इन दिनों अब अरमान किसी ना किसी बहाने रोज घर आया करता था और अनु और उसकी नोकझोंक चलती रहती थी। सुबह का वक्त मधु तैयार होकर नीचे आई और फिर किचन में चली गई। आदित्य अभी भी सो रहा था, पर अचानक से किसी बुरे सपने को देखकर उसकी नींद खुल गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और घबराहट साफ पता चल रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो अभी सुबह के 7 नहीं बजे थे। कैसा सपना था?
मधु मुझसे दूर जा रही थी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा कहते हुए उसने मधु को आवाज दी। पर मधु कमरे में नहीं थी। आदित्य बेचैनी से मधु को ढूंढते हुए नीचे आया और फिर जब किचन में आकर उसे मुस्कुराता हुआ खाना बनाते हुए देखा तो जैसे उसके दिल को सुकून आया हो। वो कुछ पल वही खड़ा उसे देखता रहा, फिर आंखों के इशारे से उसके साथ में काम कर रही दो नौकरायों को बाहर जाने को कहा तो दोनों ही बाहर चली गई। आदित्य मधु के पास आया और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, पता है कितना बेचैन हो गया था मैं। कितनी बार कहा है ऐसे बिना बताए मुझे छोड़कर मत आया करो। मधु पहले अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से अपनी आंखें खोल मुस्कुरा, फिर कढ़ाई में कलछी चलाते हुए बोली, आपको तो पता ही रहता है ना, मैं सुबह सुबह किचन में ही रहती हूँ, फिर इतनी बेचैनी क्यों? पता नहीं, पर मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे, इसलिए आदित्य ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। अच्छा तो क्या था सपने में? मधु ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य ने याद किया, फिर उसका चेहरा उदास हो गया। आदित्य कुछ पल कुछ नहीं बोला तो मधु बोली, क्या हुआ, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आदित्य बोला, छोड़ो ना, यह सब ऐसे सपने कभी सच ना हो और होंगे भी नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं कभी इन्हें सच होने ही नहीं दूंगा। मधु ने सुना तो कुछ बोली नहीं, एक बार बस, फिर मुस्कुरा उठी तो आदित्य उसे वैसे ही पकड़े उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, यू लव मी ना? मधु ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, साहेब यह क्या है, जाकर रेडी हो जाएं। हम लोग किचन में हैं, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा, इसलिए पहले जाकर रेडी हो जाइए। आदित्य बच्चों की तरह नामे गर्दन हिला दिया और फिर उसकी गर्दन को धीरे से अपने होठों से छू लिया तो मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य धीरे से बोला, नहीं पहले बोलो यू लव मी ना। मधु आंखें बंद किए हुए बोली, साहेब प्लीज जाकर रेडी हो जाइए ना। आदित्य फिर अपनी बात दोहराते हुए बोला, नहीं पहले बोलो यू लव मी। इस बार मधु अपनी आंखें खोल एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, ओके आई लव यू, अब छोड़िए हमें और जाकर रेडी हो जाइए। मधु ने मुंह बनाकर कहा, नहीं अब पहली बोलो, तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। आदित्य ने फिर जिद करते हुए कहा। मधु ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, मैं हमेशा 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 अपनी साहब के साथ रहूंगी। अब जाइए रेडी हो जाइए। मधु ने कहा तो आदित्य उसे देखते हुए बोला, हाँ पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आदित्य ने फिर मधु को देखते हुए कहा। इस बार मधु मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ पलट गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल उसे देखते हुए बहुत प्यार से बोली, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी साहेब, हमेशा आपके पास रहूंगी, बहुत 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 पाप रहूंगी। कहते हुए मधु मुस्कुरा उठी तो आदित्य उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसके माथे से अपने माथे को लगाते हुए बोला, अब बोलो तुम हमेशा हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। इस बार आदित्य के यह कहने पर मधु शरारत से बोली, नहीं, मैं हमेशा सिर्फ आपको प्यार नहीं करूंगी। आदित्य सुना तो मधु से दूर हो उसे सवालिया भरी नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट, परेशानी और हैरानी के भाव थे, जिसे मधु देख मुस्कुराते हुए उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, डर गए आ। आदित्य उसके चेहरे की तरफ देखता रहा पर कुछ बोला नहीं तो मधु उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरकर उसे देखते हुए बोली, मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, पर सिर्फ आपको ही नहीं, क्योंकि हमें किसी और को भी प्यार करना है, एक नन्ही मुन्ने से जान को जिसे हम बहुत अरमानों से अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, एक बार फिर अपने बचपन को जीना चाहते हैं। आदित्य ने सुना तो अब उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, दिल को न जाने कितना सुकून मिल गया था। दोबारा से ऐसा मत कहना, किसी की भी आ जाने से हमारा प्यार कम नहीं होगा, और रही बात एक नन्ही सी जान की आने की, तो उसके आने के बाद हमारा प्यार और बढ़ेगा। सुबह का वक्त
मधु नहकर कर बाहर आई तो आदित्य सो रहा था। मधु बहुत प्यार से आदित्य के मासूम चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपने गीले बालों से तालियों को खोलकर हटा दिया और अपने बालों को एक साइड कर कर आदित्य के पास आई और बगल में बैठ गई और फिर मुस्कुराते हुए बहुत प्यार उसके चेहरे को देखने लगी। मधु को कुछ शर्रत सूझी तो मधु ने शरारत से धीरे से अपनी ठंडी उंगलियों से आदित्य की गर्दन को छुआ तो आदित्य कसमसा उठा पर अपनी आंखें नहीं खोली। वो वैसे ही लेटा रहा। मधु मुस्कुराते हुए धीरे से उसके माथे को चूमने के लिए झुकी कि आदित्य जाग चुका था। मधु ने जब उसकी खुली आंखें देखी तो अपने होंठ आदित्य के माथे पर रख दी। इससे पहले आदित्य की आंखें खुली। मधु ने आदित्य की खुली आंखें देखकर बीच में ही रुक गई। वो आदित्य का चेहरा देखकर जल्दी से उसे दूर जाना चाहिए तो आदित्य उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लिया। मधु आदित्य के सीने पर आ गिरी तो आदित्य उसके चेहरे पर बिखरे गिले बालों को अपनी उंगलियों से उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, हम्म क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मधु अपनी नजरें झुका हुए बोली, नीचे आप भी उठकर रेडी हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। हम पर तुम रुक क्यों गई, मुझे किस करने वाली थी ना? मधु ने सुना तो उसकी आंखें फैल गई। वह अपना सर जरा सा और झुका ली और निचले होठों को कसकर दबाकर ना में गर्दन हिला दी तो आदित्य उसे देखते हुए बहुत प्यार से बोला, क्यों सोते हुए बस प्यार आता है? हर बार मुझे प्यार मांगना पड़ता है तुमसे। ए शिकायतें कब दूर होगी? कर दो ना। और अगर मेरे खातिर नहीं तो खुद के खातिर है जाता लिया करो। प्यार मैं तो तुम्हें पूरे हक से प्यार करता हूं, तो तुम इतना क्यों शर्माती हो? जितना मेरा अधिकार तुम पर है उतना तुम्हारा भी मुझ पर है। मधु चुप रही। आदित्य भी चुप हो गया, बस उसे देखता रहा। कुछ पल बाद मधु धीरे से बोली, आप हर बार मुझे चिढ़ाते हैं, फिर क्यों करूं प्यार मैं आपको? और वैसे भी पहले मन था अब नहीं है, मधु ने बहुत मासूमियत से कहा। आदित्य उसे अपने और पास लाते हुए बोला, अच्छा तो मन से प्यार होता है? हम मधु ने मासूमियत से सर झुकाकर कहा। तो आदित्य उसे देखते हुए बोला, पर मेरा मन तो है तुम्हें बहुत प्यार करने करता है। क्या कहती हो? कहते हुए आदित्य उसके होठों को अपने होठों से छूने वाला ही वाला था कि मधु ने अपने हाथों को बीच में ही रख दिया। आदित्य उसे मुंह बनाकर देखने लगा तो मधु उसे देखते हुए बहुत प्यार से उसकी गालों को चूम लिया। आदित्य मुस्कुरा उठा तो मधु कमरे से बाहर चली आई। आदित्य अपने गाल पर हाथ रखकर बैठा मुस्कुराए जा रहा था। कुछ देर बाद आदित्य भी रेडी होकर नीचे आया। मधु ने उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। वह लोग अभी अभी नाश्ते के लिए बैठे ही थे कि अरमान आ गया। सुधा जी ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा आ गए तुम, अब आओ अब नाश्ता कर लो। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, सच कहूं आंटी तो पेट मेरा बहुत ज्यादा भरा है, पर क्या करूं मधु जी खाना बनाती है इतना अच्छा कि खाने की खुशबू से मेरे पेट की भूख ही बढ़ गई। अब तो खाना पड़ेगा ही मुझे, कहते हो चेयर खींचकर बैठ गया तो मधु मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में नाश्ता रखने लगी। आदित्य मन ही मन खुद से ही बोला, भुक्खड़ कहीं का, जब देखो तब मेरे बीवी के हाथों का बना नाश्ता खाने आ जाता है। इसकी वजह से तो अब जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता था मधु के साथ बिताने के लिए अब वह भी नहीं मिलता। एक हफ्ते बाद अनु को आज मेहरा मिशन में रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मधु पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अरमान तू अब मधु की तबीयत के बहाने रोज मिलने आता था। आदित्य को अब अरमान का मधुर से इसमें हंसकर बात करना अच्छा नहीं लगता था, पर वह कुछ कहता नहीं था। किसी ना किसी बात पर अनु से उसकी बहस हो जाया करती थी, पर शायद दोनों को ही एक दूसरे का इंतजार रहता था। दोपहर का वक्त अनु आज जा रही थी। मधु उसे देखते हुए बोली, कुछ दिन और रुक जाना फिर चली जाना।
अनु बोली नहीं दी, फिर कभी आऊंगी, अभी मुझे कल कहीं बाहर भी जाना है। आपको बताया था ना, और हाँ इस बार आओ तो खुशखबरी सुना देना, अनु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। तो मधु ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अरमान उसे मुंह खुला देखते हुए मन ही मन बोला, ए लड़की बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोल जाती है। सबके सामने कह गई। अनु बाहर आई तो अरमान उसे देखते हुए बोला, ओ मिस नचड़ी, उधर कहाँ जा रही हो? अनु उसे देखते हुए गुस्से से बोली, तुमसे मतलब दिखता नहीं, मैं अपने घर जा रही हूं। अनु ने अपना मुंह बनाकर कहा। तो अरमान बोला, ओए मैडम पुलिस वाला हूं, ज्यादा मिस यूनिवर्स बनने की जरूरत नहीं है। वह तो आंटी ने कहा कि जाते वक्त तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तो बस इतना कह रहा था कि गाड़ी सामने है, चल कर बैठे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, अनु ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। तो ठीक है फिर रहो यहीं पर, क्योंकि आदित्य और लक्ष्य तो अभी ऑफिस में है, फिर तुम खुद ही चली जाना। अनु उसे घूर कर देखते हुए बोली, बागर बिल्ला जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। पता नहीं किसने इस फटीचर को पुलिस में लिया, खुद तो क्रिमिनल्स के जैसे दिखता है, फ्लर्टी। कहते हुए पैर पटकती हुए आकर गाड़ी में बैठ गई। तो अरमान धीरे से अपना सर झुका मुस्कुरा उठा। मधुर सुना तो मुस्कुरा उठी, तो आदित्य एक बार फिर उसके माथों को अपनी माथे से लगा लिया।